हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, मेरा नाम है प्रेम कुमार तिवारी और मैं आज आपको आईसीएसई के हिसाब से कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूँ। कंप्यूटर? हाँ भाई, जावा। समय आ गया है कि अब आप मशीन लेवल लैंग्वेजेस को छोड़ के थोड़ा अपना लेवल बढ़ाएं, हाई लेवल लैंग्वेजेस को आए। हाँ कि नहीं? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे आपके प्रीवियस क्लासेस का। पर ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अपने जावा को और अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, कंप्यूटर सिस्टम। अरे भैया, ये कंप्यूटर सिस्टम तो क्या है? कुछ नहीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है? द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर। मतलब जो लॉजिक हम लगाते हैं, जैसा हम बनाना चाहते हैं, हमारी इच्छाओं को जब हम कंप्यूटर की भाषा में ऑर्डर देते हैं तो वो बनाते हैं सॉफ्टवेयर। अब ये प्रोग्राम्स का कलेक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं भैया? कीवर्ड और सिंटैक्स को मिला के जो चीज़ बनाई जाती है उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। अब भैया ये डेफिनेशन लिख लो कीवर्ड और सिंटैक्स का। क्या? Keywords are the reserved words which convey a special meaning to the language compiler. हाँ कि नहीं? अब सिंटैक्स का लिख लो। सिंटैक्स इज द ग्रामर ऑफ द कंप्यूटर विच हेल्प्स टू राइट कीवर्ड। अब जब हम कीवर्ड और सिंटैक्स को मिलाते हैं तो वो बनाते हैं कंप्यूटर की भाषा। ये कंप्यूटर की भाषा क्या है? अरे वही जिससे आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हम लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तेलुगु, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, वो सब चाहिए रहता है। हाँ कि नहीं? कंप्यूटर को ही इंसान करने कम्युनिकेट किस भाषा में करेगा? उसी की भाषा में करेगा ना। तो चलो देखते हैं कंप्यूटर की क्या भाषा है, कैसी भाषा होती है। अब हम आए हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के टाइप में। कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं दो तरह के, लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब आते हैं। और लो लेवल लैंग्वेजेस में मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अब भैया मशीन लेवल लैंग्वेजेस में तो ये सबसे प्रसिद्ध प्रथा चली आ रही है, वो सिर्फ यूज़ करेगा 0 और 1 बाइनरी नंबर्स और कुछ नहीं। और एएल में ये बहुत रेयरली यूज़ होता है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से याद नहीं होता। ये कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए इंसानों को, तो उन सिंबल्स को बोलते हैं निमोनिक्स। तो भैया अभी हमें चाहिए कि इतना कि कौन से लैंग्वेज को चूज़ करें। तो इसके लिए हमें सबके एडवांटेजेस को पता चलना होगा, सबकी सामर्थ्यता पता चलनी होगी। अभी हमें ML के मशीन लेवल लैंग्वेजेस, उनकी एडवांटेजेस को देखेंगे। क्या हो सकता है? कंप्यूटर अच्छे से समझ सकता है, कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती, कि इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती, फास्टर रिजल्ट्स दे सकता है। अब भैया डिसएडवांटेजेस क्या है? अब आप खुद ही बताओ। एक लोग जो सिर्फ 0 1 0 1 0 1 में बात करेगा, आप उसकी इशारे, उसकी भाषा समझ सकते हो? नहीं। तो वही है मशीन लेवल लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज थोड़ा ईजियर होता है मशीन लेवल लैंग्वेजेस के। हम लोग अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दे दें तो अपने कंपाइलर, जिसको हम असेंबलर बोलते हैं, उसको आसानी से मशीन लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देगा। जो निमोनिक्स हम कंप्यूटर में लिखेंगे, जो सिंबल्स हम देंगे, उसका आराम से वो असेंबलर की मदद से मशीन लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करेगा 0 1 0 1। फिर अच्छे से हम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग रन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि थोड़ा स्लो है ML के मुकाबले। कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आएगा, थोड़ा स्लो रिजल्ट्स देगा, पर ये इंसानों को समझ में आएगा। फटाफट प्रोग्रामिंग लिखी जा सकती है, करेक्शन भी किया जा सकता है मशीन लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले। चलो आपको तो अच्छे से समझ आ गया, तो अब थोड़ा थ्योरी भी लिख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज का एडवांटेजेस में हम क्या लिखें? ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली easier than MLL, directly understandable
स्टूड बाय कंप्यूटर। वाह भैया, आपने तो बता दिया इसके एडवांटेजेस। पर अभी हमने इन सब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन कर ली। अब चलते हैं हम महाभारत के, जो हमारे सबसे प्राथमिक छात्र होते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिसको देना चाहिए उस लैंग्वेज को जाते हैं। वही होता है ना प्राथमिक छात्र, जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्लास में फर्स्ट आता है। इसीलिए ये भी हमारे चॉइस में फर्स्ट आएगा, हाई लेवल लैंग्वेजेस। क्यों? चलिए भैया देखते हैं क्यों आएगा फर्स्ट। भैया हमने तो 5th पेज में ही कर दिया, छोड़ो। क्या हो गया? अच्छा, सिक्स्थ में चलते हैं। चलो अभी हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। बाप रे, हाई लेवल लैंग्वेजेस का बेनिफिट्स, उसके तो कुछ सब कुछ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होता है। देखते हैं क्या होता है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ HLL क्या होता है? इजी टू राइट, इजी टू डिबग, इज easy to understand। वाह भैया, आपने तो ये भी समझा दिया इसके इतने सारे एडवांटेजेस होते हैं। और नहीं तो क्या, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। देखते हैं ये क्या और कर सकता है, क्या कारनामे कर सकता है ये। ओके, HLL की एक बात को आप याद रखो, इसको ट्रांसलेटर चाहिए होता है, वरना कंप्यूटर कैसे समझेगा? सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड, जिसको हम मशीन कोड भी कहते हैं, उसको कैसे समझेगा कंप्यूटर? सोर्स अगर एक ट्रांसलेटर की मदद से ना। अभी अगर हम एक ऐसे को प्लेस कर दें, लाइक एक दिल्ली में रहता है, एक तमिल में रहता है, दोनों को एक दूसरी भाषा क्या समझ आएगी? पर एक इंसान उनके बीच में जो दोनों लैंग्वेजेस को जाता है उसको प्लेस कर दे, तो वो ट्रांसलेटर के हिसाब से काम कर सकता है ना, काम को ईजी कर सकता है ना। सही कहा। ओके भैया, आपने तो अभी ये सब तो बता दिया भैया। भी हम लोग चलते हैं सोर्स कोड की तरफ। देखते हैं भैया सोर्स कोड की तरफ। आप टेंशन मत लो, आप अगर 9583220082 पर मैसेज कर दोगे तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, जस्ट ऑन ₹100। ओके लेट्स गो। मैं अभी आपको सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड से बारे में समझा देता हूँ। सोर्स कोड क्या है? Source code is a code understood by the programmer. Object code is the code understood by the computer. Source code is generated by the programmer. Object code is generated by the translator. So object code depends on source code. Source code does not depends on object code. इतना ही है तो है उसका डेफिनेशन। ओके, अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर के बारे में। क्या पढ़ेंगे अभी? टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। आप चिंता मत करो नोट्स के बारे में, ये सब आप अगर मेरे दिए गए नंबर पर मैसेज कर दोगे तो नोट्स मिल जाएंगे, और जस्ट ऑन ₹100। तो चलो ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर के बारे में कर देते हैं। ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं? छोड़ो, ऐसे नहीं करेंगे, मैप बनाएंगे। मैप हमारा महामंत्र है। ये है, पहला आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भैया ये कौन सा नाम बोल लिया? अभी आएगा कंपाइलर।
इंटरप्रेटर के दो तरह हो सकते हैं। नहीं छोड़ो, इंटरप्रेटर के कुछ नहीं होता है। इंटरप्रेटर दो तरह के नहीं होते। इंटरप्रेटर की एडवांटेजेस क्या होते हैं और इनके डेफिनेशन डिफरेंशिएट क्या होता है। इंटरप्रेटर कर सकता है लाइन बाय लाइन कन्वर्शन। लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन क्या होता है बोलते हैं, लाइन बाय लाइन कन्वर्शन। इंटरप्रेटर कर सकता है लाइन बाय लाइन कन्वर्शन, whereas कंपाइलर कर सकता है कन्वर्शन all at a time। अभी ये shows one error at a time और it show all errors at a time। one mistake at a time, ये कर सकते हैं all mistakes at a time। ओके, इसके डिफरेंशिएट को अभी हम समझेंगे। इंटरप्रेटर कर सकता है लाइन बाय लाइन कन्वर्शन। मान लीजिए अभी हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उसमें गलती है, तो पहले एक इंस्ट्रक्शन की लाइन में गलती दिखाएगा, वहाँ पे हमें गलत दिखा, हम उसको सुधारेंगे, फिर वो बाकी या कंपाइल करेगा, फिर उधर गलती दिखाएगा नेक्स्ट लाइन में, फिर उसको सुधारेंगे। ये इसीलिए स्लो होता जाता है। पर कंपाइलर में क्या होता है, एक बार कंपाइल कर दिया तो सारे एरर्स एट अ टाइम, और सारे एरर्स एट अ टाइम, और ये बहुत फास्टर भी होता है। कंपाइलर इज़ वेरी फास्टर एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। हो गया, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच का ये छोटा सा डिफरेंशिएट आपने तो पता चल गया होगा। चलिए, कंपाइलर इंटरप्रेटर के बाद अभी हम जाएंगे ट्रांसलेशन प्रोसेसेस में। भैया ट्रांसलेशन प्रोसेसेस क्या होता है? ये ट्रांसलेशन प्रोसेसेस में हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, हाँ, ट्रांसलेशन प्रोसेस। अभी हमने ये सोर्स कोड किया, सोर्स कोड से एक महान ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी मदद कर सकता है। अरे भैया आपने तो पार्टी वाली बात बोल दी, एक मिनट रुकिए। इसके लिए हमें चाहिए ट्रांसलेटर वाई लिख दिया। कुछ प्रॉब्लम हो गया आई गेस। टी ट्रांसलेटर चाहिए होता है इसके लिए, और ट्रांसलेटर से हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड को। ऑब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्ट कोड तो पता हो गया। इंसानी भाषा से कंप्यूटर भाषा को कन्वर्ट करने में जिस महान चीज़ का उपयोग होता है उसे ही बोलते हैं हम ट्रांसलेटर। आसान भाषा में हिंदी में समझा दिया है आपको। ट्रांसलेटर के बारे में तो समझ आ गया होगा। हाँ, अभी आते हैं मेन टॉपिक में, जावा ट्रांसलेशन प्रोसेस। सॉरी माय बैड। एक मिनट, मैंने गलती कर दी एक चीज़ में। ओ बी हो गया, नेक्स्ट को चलते हैं। ओके, जावा ट्रांसलेशन प्रोसेस। जावा ट्रांसलेशन प्रोसेस में ज़्यादा कुछ नहीं समझना होता, बहुत इजी होता है जावा ट्रांसलेशन प्रोसेस। हम पहले जावा ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये समझ लेते हैं।
जावा ट्रांसलेशन प्रोसेस में सोर्स कोड, हाँ, जावा ट्रांसलेशन प्रोसेस में सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए सोर्स कोड को हम बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं और बाइट कोड को हम मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड और बाइनरी कोड जो भी चाहिए होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं, हाँ कि नहीं, याद रहेगा। तो ठीक है, अभी सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करने के बाद क्या यूज़ करते हैं सोर्स कोड से बाइट कोड, ये समझ लीजिए। सोर्स कोड से बाइट कोड कन्वर्ट करने के बाद वक्त जावा कंपाइलर इस्तेमाल होता है जैसे, और बाइट कोड से सोर्स कोड करने के वक्त जावा इंटरप्रेटर का यूज़ होता है और जिसको हम बोलते हैं JVM। ठीक है, बस यही। जावा सोर्स कोड से बाइट कोड करने के लिए जावा कंपाइलर का यूज़ होता है। ऑफ कोर्स सोर्स कोड बहुत ज़्यादा दिया होता है, बाइट कोड को कन्वर्ट करने के लिए उसकी कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए। कंपाइलर लाइन बाय लाइन लाइन में करेंगे तो कितना दिमाग ख़राब होगा, एक ही साथ दे देंगे तो ईजी होगा ना। तो जावा कंपाइलर उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो बाइट कोड को मशीन कोड इस्तेमाल करने के लिए जावा इंटरप्रेटर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जावा इंटरप्रेटर इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्लो होगा। उसके अंदर और एक भी चीज़ है, क्या है बोलूँ, उसके अंदर है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। आपने केमिस्ट्री में तो कैटलिस्ट पढ़ा ही होगा, ये भी यही जस्ट इन टाइम कंपाइलर कैटलिस्ट की तरह ही काम करता है। ये बाइट कोड से मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड या फिर बाइनरी कोड के प्रोसेस को एक्सीलरेट करता है, ज़्यादा कर देता है। ओके, आपने तो अभी इसको भी समझा, ये ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है ये। एक बार समझ लिया तो सब समझ लिया और कुछ नहीं चाहिए। ओके, अभी तो हम सब बेसिक लेवल में हैं, तो हमें चाहिए जावा करने के लिए एक अच्छी सी चीज़, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। आपको पता है वो क्या है, ब्लूजे। भैया ये ब्लूजे क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है क्या? अरे हाँ भाई, काम करने के लिए काम का स्टेशन भी तो होना चाहिए। ये एडिटर है, फिर ये भैया एक डिबगर भी है, फिर एडिटर है, डिबगर है और व्यूअर भी है। ओके, आप ब्लूजे का ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ब्लूजे इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विच एक्ट्स एज एन एडिटर, डिबगर, व्यूअर। समझ लीजिए कि आप ब्लूजे में एक लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग, उसमें गलती आई, वो जो गलती एरर्स को दिखाते हैं उसे डिबगर ही बोलते हैं। और इसे एडिटर इसलिए बनता है कि हम एडिट कर सकते हैं सारे, ये एडिट कर सकते हैं हम सारे एरर्स को। और व्यूअर क्यों, हम एरर्स देख सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, इसीलिए इसको व्यूअर बोलते हैं। क्यों, है ना, सही बोला ना। ओके, तो बच्चों आज के लिए हमने आपका सारा बेसिक्स रिवाइज कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास में एन्जॉयमेंट, बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में विद फंडामेंटल्स ऑफ जावा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।